Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic interlinking production across countries of class 10th economics chapter number 4. So last वीडियो में हमने MNCs के बारे में पढ़ा था कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होती हैं और कब हम कह सकते हैं कि कोई कॉरपोरेशन कोई कंपनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बन गई है। हमें हल्का सा आइडिया लगा था कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से वो अलग अलग नेशंस में ऑपरेट करती हैं ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके और वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। अब इसी डिस्कशन को हम और आगे लेके जाएंगे जिसमें हम और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ को लिंक करती हैं और प्रोडक्शन जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में फैली होती है। In general, MNCs set up production where it is close to the markets, where there is skilled and unskilled labor available at low costs, and where the availability of other factors of production is assured. तो क्या ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो अलग अलग देशों में प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करती हैं? तो इसका रीज़न हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मेन रीज़न है कॉस्ट को कट करना, सस्ते से सस्ते दाम पर प्रोडक्ट को बनाना, जो प्रोडक्ट बनाने की कीमत है वो कम से कम हो। तो जनरली क्या होता है, एमएनसीज उन देशों में जाके प्रोडक्शन करती हैं जो देश मार्केट से क्लोज होते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल देखा था कि मैक्सिको एंड यूरोप में असेंबली हो रही थी प्रोडक्ट की, जो हमने ये एग्जांपल पढ़ा था। इसमें मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप में जाके चीज़ों की असेंबली क्यों हो रही थी? क्योंकि मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप जो है वो मार्केट से पास में थे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स असेंबल होके जब प्रॉपरली तैयार होते थे तो इजीली ये मार्केट तक, जो डेस्टिन्ड मार्केट है उस तक पहुंच जाते थे। या वहाँ इन जगहों से, मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप से, यूएस से पास में है या दूसरे यूरोप कंट्रीज पास में है, क्योंकि वहां पे ही अल्टीमेट कंज्यूमर्स इस प्रोडक्ट के बैठे हैं तो उनको बेचना आसान होता है। तो जो एमएनसीज हैं वो क्या करती हैं, वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पे लगाती हैं? नंबर 1, वो देश, वो जगह जो मार्केट के पास हो, जहां से अल्टीमेट कंज्यूमर को सामान बेचना आसान हो, जहां पे स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर काफी सस्ते में मिल जाए। स्किल्ड लेबर कौन सी होती है? जिसके पास कोई स्किल होती है, जिसमें कोई हुनर होता है, जिसको कोई पर्टिकुलर चीज की नॉलेज होती है। अनस्किल्ड लेबर, जहाँ पे पर्सन के पास कोई किसी स्पेसिफिक एरिया में नॉलेज नहीं है, उससे नॉर्मल लेबर का काम कराया जाता है। जैसे स्किल्ड लेबर आप देखोगे, कोई इंजीनियर है तो उसको इंजीनियरिंग के फील्ड में अच्छी नॉलेज है। बट अनस्किल्ड लेबर मतलब जैसे आप देखोगे जो लेबर रहते हैं जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो वो क्या है, वो अनस्किल्ड लेबर हैं। उनको क्या करना है, वो मतलब बेसिकली फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं कि सामान को इधर से उधर कर दिया, जैसे पत्थर वगैरह तोड़ने हो गए। तो मतलब बेसिकली अनस्किल्ड लेबर जिसमें कुछ खास स्पेसिफिक स्किल या नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, या इन लोगों ने बहुत बड़ी कोई डिग्री या कोई एजुकेशन प्रॉपर नहीं ली होती है। तो जो एमएनसीज हैं वो कहाँ पे, दूसरा जो पॉइंट है, कहाँ पे वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करना पसंद करती हैं? जहाँ पे स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर सस्ते दाम पे मिल जाए, जहाँ पे दूसरे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अश्योर्ड हो। मान लो कोई ऐसा देश है जहाँ से सबसे पहले तो इनकी मार्केट पास में है, मार्केट क्लोज है, लेबर जो है वो सस्ता है, बट इस देश में पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, यहाँ पे लैंड इजीली अवेलेबल नहीं है। तो क्या इस देश में एमएनसी अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करेगी? नहीं करेगी। तो मार्केट पास होने के साथ साथ एंड अनस्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर के सस्ते होने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि बाकी दूसरे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो भी उस देश में अवेलेबल हों। In addition, MNCs might look for government policies that look after their interest. और इन सारी चीज़ों के साथ साथ MNCs इस चीज़ का भी ध्यान रख सकती हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसी हैं। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी होगी जो कि उनके बिजनेस को हैम्पर कर सकती है, उन्हें बिजनेस करने में दिक्कत डाल सकती है, तो MNCs उस देश में जाना प्रेफर नहीं करेंगी। वो किसी ऐसे देश में जाएंगी जहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ काफ़ी फ्रेंडली होंगी, उनके लिए बिजनेस करना जहाँ आसान होगा। तो इन पॉलिसीज वगैरह के बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ, having assured themselves of these conditions, MNCs set up factories and office for production. तो जब एक बार MNCs जो हैं इस चीज़ के लिए अश्योर हो जाती है कि ठीक है, ये हमारी सुटेबल प्लेस है, सुटेबल लोकेशन है, यहाँ पे मार्केट भी पास में है, यहाँ पे लेबर भी सस्ती है, यहाँ पे बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी
इजीली मिल जाते हैं एंड यहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज भी अच्छी हैं। जब इन सारी चीज़ों को लेकर एमएनसीज एश्योर हो जाती हैं तो फिर वो उस देश में जाके फैक्ट्रीज एंड प्रोडक्शन सेटअप करती हैं। अब ये जो पैसा खर्च होता है इस प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करने में, एसेट्स को खरीदने में, जैसे लैंड हो गई, एसेट मतलब एक तरीके से आपका खजाना, एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके लिए यूजफुल है, आपको वो हेल्प करने वाली है आपको काम करने में, ठीक है। तो लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें क्या हैं, इन्हें हम एसेट्स कहते हैं। ये जो मेन एम है, जो प्रोडक्शन है, उसमें ये हेल्प करती है, ठीक है। तो जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है एसेट्स को खरीदने में, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो एमएनसीज क्या करती हैं, वो इन्वेस्टमेंट करती हैं। मान लो एमएनसी ओरिजिनली सिर्फ एक देश में थी, मतलब पहले वो ए कंट्री में थी। जब वो बी कंट्री में गई, उसने देखा बी कंट्री में सब कुछ बहुत अच्छा है, सूटेबल है, मतलब यहाँ पे मार्केट भी पास में है, यहाँ पे लेबर सस्ती है, यहाँ पे जो दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, बिजली, पानी, ये सारी चीजें भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे लैंड भी इजीली अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो भी अच्छी हैं। तो अब ये जो एमएनसी है उसने क्या किया, यहाँ पे फैक्ट्री डालना शुरू किया। फैक्ट्री डालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लैंड खरीदनी पड़ेगी। लैंड खरीदने के लिए जो पैसा लगाया, हम क्या कहेंगे कि एमएनसी ने इन्वेस्टमेंट की है। जब लैंड मतलब खरीद लेंगे वो, तो लैंड को खरीदने के बाद उस पर बिल्डिंग खड़ी करेंगे, मतलब उस पर जो फैक्ट्री की यूनिट है वो बनानी शुरू करेंगे। तो वो बिल्डिंग बनाने में जो पैसा लगा वो क्या है, वो भी इन्वेस्टमेंट है। जब बिल्डिंग बन जाएगी तो उसमें फिर प्रोडक्शन के लिए मशीनरियां खरीदी जाएंगी, मशीनरीज जब खरीदी जाएंगी तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली एमएनसी क्या कर रही है, अब वो कंट्री बी में इन्वेस्टमेंट कर रही है और ये सारे एसेट्स खरीद रही है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब जब आप कंट्री बी से पूछोगे कि आपके देश में हो क्या रहा है, तो कंट्री बी बोलेगी मेरे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ये जो कंपनी है एमएनसी कंपनी, इसका नाम मान लेते हैं XYZ है, ठीक है। ये XYZ कंपनी जो है ये सबसे पहले कंट्री ए में ऑपरेट करती थी, इसका कंट्री ए में प्रॉपर ऑफिस वगैरह था। बाद में कंट्री बी में गई। जब ये कंट्री बी में जाएगी तो कंट्री बी के लिए ये जो कंपनी है ये फॉरेन कंपनी है, क्योंकि वो किसी और देश से आ रही है, किसी और देश की ये कंपनी है और अब वो कंपनी कंट्री बी में आ रही है। तो कंट्री बी क्या बोलेगी कि मेरे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, कोई फॉरेन कंपनी आके मेरे देश में पैसा लगा रही है, पैसा खर्च कर रही है। तो कंपनी भी बोलेगी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट मेरे देश में हो रही है। अब देखो, जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, चाहे कहीं पे भी, चाहे कोई पर्सनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट करे, चाहे कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट करे, इन्वेस्टमेंट हमेशा इस उम्मीद से की जाती है कि उनको रिटर्न में प्रॉफिट मिलेगा, वो जो पैसा लगा रहे हैं उसका उन्हें आगे चल के फायदा मिलेगा, मुनाफा मिलेगा उस पैसे पे। जैसे आप पर्सनली देखोगे तो आपकी फैमिलीज में जमीन को खरीदते हैं तो बोलते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट की है। तो वो जमीन खरीदने के लिए जो पैसा लगाया है उसे फैमिली मेंबर्स, उससे पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जमीन की कीमत जो है वो बढ़ती है और आज से कुछ साल बाद, 10-20 साल बाद जमीन की कीमत जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उस जमीन को बेच के पैसा कमा लिया जाएगा। मान लो 100 रुपए की जमीन खरीदी है और 10 साल बाद वो 1000 की बिक रही है, तो इसका मतलब आपने 900 रुपीज का प्रॉफिट कमा लिया। तो इस तरीके से जब भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, चाहे पर्सनल लेवल पे चाहे बिजनेस करें, ये जो बिजनेस यहाँ पे, ये जो एमएनसी कंट्री बी में पूरी इन्वेस्टमेंट कर रही है, लैंड खरीद रही है, बिल्डिंग खड़ी कर रही है, मशीन्स खरीद रही है, वहां के लेबर को हायर कर रही है, तो ये सारा काम वो जो भी कर रही है उसका मेन एम क्या है, क्या उम्मीद है उसकी कि वो प्रॉफिट कमाएगी। At times, MNC set up productions jointly with some of the local companies of the countries. अब कभी कभी तो क्या होता है कि ये जो MNCs हैं वो प्रॉपर नए तरीके से प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करती हैं, जैसा कि अभी हमने देखा वो प्रॉपर जमीन खरीदती हैं, बिल्डिंग वगैरह सेटअप करती हैं। तो इस तरीके से वो प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करती हैं, मतलब प्रॉपरली अपने दम पे वो सब कुछ करती हैं। बट कभी कभी क्या होता है, जो MNCs हैं वो प्रोडक्शन किसी के साथ मिलके भी करती हैं, कि मान लो ऑलरेडी कंट्री बी में ऑलरेडी एक कंपनी थी ABC, ये कंट्री बी है एंड इस कंट्री बी में ABC कंपनी थी। इस ABC कंपनी में ऑलरेडी वो जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है,
वही प्रोडक्ट बन रहा है जो यहाँ पे एमएनसी एक्स वाई जी बनाती है। मान लो जूते का बिजनेस है, तो एमएनसी एक्स वाई जी क्या कर रही है, वो बेसिकली जूते बनाती है, और उसने देखा कि कंट्री बी में भी एक कंपनी है एबीसी, वो भी यहाँ पे जूते बनाती है। तो यहाँ पे जब एमएनसी कंट्री बी में आएगी तो वो बोलेगी कि चलो एक काम करते हैं, ए बी सी और एक्स वाई जी दोनों हाथ मिला लेते हैं, दोनों जॉइंटली प्रोडक्शन करते हैं। तो कंट्री बी में आके क्या होगा, जो एमएनसी थी एक्स वाई जेड एंड यहाँ पे जो कंपनी थी एबीसी, इन दोनों ने हाथ मिला लिया और ये दोनों मिलके अब एक साथ प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मतलब कि ये जो एमएनसीज हैं वो लोकल कंपनी मतलब जिस देश में जाके वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं उस देश में ऑलरेडी प्रेजेंट कंपनीज के साथ वो हाथ मिलाती हैं और एक साथ प्रोडक्शन करती हैं। इससे लोकल कंपनी को क्या बेनिफिट होता है, दो बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है कि एमएनसी मनी प्रोवाइड करती है एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए। मान लो कंट्री बी में जो कंपनी थी ए बी सी, अब जब इस एमएनसी ने एक्स वाई जी ने इसके साथ हाथ मिला लिया तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी कि अब और बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। जब और बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करनी पड़ेगी तो और जमीन खरीदनी पड़ेगी और फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप होंगी। तो कुछ पैसा ये एबीसी कंपनी लगाएगी और कुछ पैसा वो एमएनसी दे देगी, जिससे कि ये दोनों मिलके नई फैक्ट्रीज को खड़ा कर सकेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एबीसी के लिए फायदा ये हो रहा है कि उसको फॉरेन कंपनी की मदद से अपना बिजनेस बड़ा करने का मौका मिल गया, क्योंकि जब टोटल प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो एबीसी कंपनी भी तो प्रॉफिट कमाएगी ना। सो ज्यादा मशीनरियां खरीदी जाएंगी, ज्यादा एसेट्स जो है वो खरीदे जाएंगे। इन सब की वजह से जो लोकल कंपनियां उसे फायदा होगा और फास्टर प्रोडक्शन होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो उससे क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट्स वगैरह वो कमाएंगे। सेकेंड जो फायदा होता है लोकल कंपनीज को वो ये है कि एमएनसीज जो हैं वो अपने साथ नई टेक्नोलॉजी भी ला सकती हैं। हो सकता है कि जो कंट्री ए है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नेशन है, बहुत ज्यादा यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो एक्स वाई जेड कंपनी के पास ना बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज है, बहुत ही ज्यादा इंप्रूव्ड एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जूते बनाने की, जो कि अभी कंट्री बी में ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है। तो जो कंपनी ए बी सी है उसके पास बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। जब एक्स वाई जेड एंड ए बी सी हाथ मिलाएंगे तो एक्स वाई जेड क्या करेगी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो कंपनी ए बी सी को दे देगी कि आप इस एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोडक्शन करो। तो यहाँ पे क्या होगा कि उन्हें पैसे के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। अभी तक हमने दो तरीके देख लिए कि जो एमएनसीज हैं वो किस तरीके से दूसरे देश में आके अपना प्रोडक्शन सेटअप कर सकती हैं। एक तो तरीका क्या है कि जब पूरे तरीके से एमएनसी खुद शुरुआत करे, नए तरीके से वो जमीन खरीदे, नए तरीके से अपनी प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करे, मशीनें खरीदे और वहां पे अपनी प्रोडक्शन एकदम स्क्रैच से अपने दम पे शुरू करे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि किसी लोकल कंपनी के साथ हाथ मिला ले, कि ऑलरेडी कोई लोकल कंपनी है उस देश में, उसके साथ वो कोलैब कर ले, जॉइंटली वो प्रोडक्शन करे उसके साथ मिलके। तीसरा जो कि सबसे कॉमन रूट है वो ये है कि एमएनसीज क्या करती हैं, वो लोकल कंपनीज को खरीद लेती हैं। मतलब वो उनके साथ सिर्फ हाथ नहीं मिलाती, वो कहती हैं कि अब ये कंपनी मैंने खरीद ली। एग्जाम्पल हमने बोला कि हमारे यहाँ एमएनसी थी एक्स वाई जी जो कि कंट्री ए में ऑपरेट हो रही थी। यहाँ पे लोकल कंपनी है एबीसी जो कि कंट्री बी में ऑपरेट होती है। अब एक तरीका तो ये है कि एक्स वाई जी एंड एबीसी हाथ मिलाएंगे, जॉइंटली वो प्रोडक्शन करेंगे। बट दूसरा तरीका क्या है कि ये जो एक्स वाई जेड कंपनी है ना, ये बोलेगी कि मैंने एबीसी को खरीद लिया, वो एबीसी कंपनी को खरीद लेगी। अब एबीसी कंपनी की मालिक कौन है, एक्स वाई जेड कंपनी। अब वो एबीसी को ओन करती है, उसकी मालिक है। तो एबीसी जो कि ऑलरेडी एक स्टैब्लिश्ड बिजनेस था कंट्री बी में, ऑलरेडी इसके काफी सारे यूनिट्स थे, काफी सारे प्रोडक्शन यूनिट्स थे जो कि कंट्री बी में फैले हुए थे, काफी सारे लोग एबीसी कंपनी को जानते थे। अब उसका जो बिछा हुआ बिजनेस है ऑलरेडी, जो पूरा स्टैब्लिश्ड बिजनेस है, उसको किसने खरीद लिया, एक्स वाई जेड कंपनी ने। अब वो आएगी बहुत आसानी से एबीसी कंपनी को खरीदेगी और एबीसी कंपनी को ही एक्सपेंड करेगी। अब एबीसी कंपनी जो है वो किसका पार्ट है, वो एक्स वाई जेड कंपनी का पार्ट बन गई। अब वो एक इंडिपेंडेंट कंपनी नहीं है, अब वो एक एक्स वाई जेड ने खरीद ली है। तो ये है तीसरा तरीका, और ज्यादातर एमएनसीज क्या करती हैं, वो इस तरीके से लोकल कंपनीज को खरीद लेती हैं।
वो एमएनसीज जिनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उनके लिए ये चीज काफी आसान होती है कि वो किसी लोकल कंपनी को पूरे तरीके से खरीद ले। इससे होता क्या है, कंपनी को खरीदने से फायदा क्या होता है कि उन्हें ऑलरेडी बिछा बिछाया बिजनेस मिल जाता है, ऑलरेडी बना हुआ बिजनेस, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड बिजनेस मिल जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लो ऑफ कारगिल फूड्स का। कारगिल फूड्स जो है वो एक बहुत बड़ी एमएनसी है, अमेरिकन एमएनसी है। मतलब ये ओरिजिनल कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की ये ओरिजिनल कंपनी है और इसने काफी सारे देशों में अपने प्रोडक्शन यूनिट सेटअप किए हुए हैं। तो इस कारगिल फूड्स ने क्या किया, एक छोटी सी इंडियन कंपनी थी परख फूड्स, इस परख फूड्स को कारगिल फूड्स ने खरीद लिया। परख फूड क्या है, इंडियन कंपनी है, ठीक है, और कारगिल फूड्स क्या है, अमेरिकन एमएनसी है। तो इस अमेरिकन एमएनसी ने पारेख फूड्स को खरीद लिया। पारेख फूड्स had built a large marketing network in various parts of India where its brand was well reputed. तो पारक फूड्स जो है वो इंडिया में काफी ज्यादा स्टैब्लिश थी, काफी अच्छा मार्केटिंग नेटवर्क था पारक फूड का इंडिया में और काफी रेप्यूटेड कंपनी थी ये। ऑल्सो पारक फूड्स हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज, और पारक फूड्स की इंडिया में 4 ऑयल रिफाइनरीज भी थी जो कि अब कारगिल फूड्स के कंट्रोल में आ गई। जब कारगिल फूड्स ने पारक फूड्स को खरीदा तो पारक फूड्स जो है वो इंटायरली किसका पार्ट बन गई, एमएनसी का पार्ट बन गई, अब वो कारगिल फूड्स का पार्ट बन गई। तो जो भी चीजें पहले ये पारक फूड्स करती थी, जिन भी चीजों की मालिक पारक फूड्स थी, अब उसका मालिक कौन बन गया है, कारगिल फूड्स बन गई है। तो जो 4 ऑयल रिफाइनरीज पहले पारक फूड्स चलाती थी, अब वो 4 ऑयल रिफाइनरीज किसके पास चली गई, कारगिल फूड्स के पास। कारगिल इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया, और अब कारगिल फूड्स जो है वो इंडिया में सबसे बड़ी एडिबल ऑयल प्रोड्यूसर बन गई विद अ कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेस डेली। और उसने ये बिजनेस इतने बड़े लेवल पे एक्सपेंड कर लिया कि अब वो 5 मिलियन पाउचेस डेली बनाती है। एडिबल ऑयल मतलब जो खाने वाला तेल होता है, जो कुकिंग में इस्तेमाल होता है। तो अब जो कारगिल फूड्स है वो दिन में 50 लाख पाउचेस बना लेती है तेल के। इतने बड़े लेवल पे उसने ये बिजनेस फैला लिया। तो बेसिकली कारगिल फूड्स ने क्या किया, एक ऑलरेडी एक लोकल बिजनेस था पारक फूड्स जो कि काफी ज्यादा स्टैब्लिश था, उसको खरीद लिया और खरीदने के बाद उसको और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया। तो बहुत ज्यादा मेहनत एमएनसी को नहीं करनी पड़ी क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप थी, ऑलरेडी वहां पे एम्प्लॉइज वगैरह काम करते थे, तो लेबर ऑलरेडी स्टैब्लिश थी, तो सब कुछ वहां पे सेटअप था। बस ओनरशिप बदल गई, पहले ओनर कोई और था, अब ओनर कारगिल फूड्स बन गई। तो ये बस चेंज आया और कारगिल फूड्स को ऑलरेडी सब कुछ एकदम बनाया हुआ मिल गया। In fact, many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budgets of the developing country governments. तो ये जो एमएनसीज होती हैं वो इतनी ज्यादा अमीर होती हैं, इतना ज्यादा उनके पास पैसा होता है कि कुछ डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट्स के जो बजट है ना, उनसे भी ज्यादा पैसा इन एमएनसीज के पास होता है। मान लो किसी कंपनी की जीडीपी मान लो 3 ट्रिलियन है, और ये एक कंपनी है, कोई एमएनसी है जिसकी खुद की जो वेल्थ है वो कितनी है, 5 ट्रिलियन। तो बहुत सारी एमएनसी जो है वो इतनी ज्यादा वेल्दी हैं कि काफी सारे गवर्नमेंट के जो बजट्स हैं उनसे भी कई गुना ज्यादा पैसा इन एमएनसीज के पास है। With such enormous wealth, imagine the power and influence of these MNCs. जब इन कंपनीज के पास इतना ज्यादा पैसा है तो सोचो ये कंपनीज कितनी ज्यादा पावरफुल होंगी और कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस, कितना ज्यादा दबदबा इनका होगा खासकर डेवलपिंग नेशंस के ऊपर। There is another way in which MNCs control production. अब एक और तरीका है जिससे कि MNCs जो हैं प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं। Large MNCs in developed countries place orders for production with small producers. ये MNCs क्या करती हैं, देखो सबसे पहला हमने देखा था कि एमएनसीज खुद जाके स्क्रैच से सब कुछ अपना फैक्ट्री वगैरह सेटअप करती हैं और प्रॉपर अकेले अपने दम पे प्रोडक्शन करती हैं। दूसरा हमने देखा कि वो किसी लोकल बिजनेस के साथ हाथ मिला लेती हैं और जॉइंट मतलब उसके साथ मिलके प्रोडक्शन करती हैं। तीसरा हमने देखा कि एमएनसीज लोकल कंपनीज को एंटायरली खरीद लेती हैं और फिर प्रोडक्शन करती हैं। अब चौथा एक और तरीका है जिससे कि एमएनसी जो है प्रोडक्शन कंट्रोल करती हैं, वो है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर देने का। मान लो
जो हमारी कंट्री ABC है, फुटवेयर कंपनी हमने बोला, हम फुटवेयर कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं। जो कंट्री बी में हमारी कंपनी है ABC, ये एक लोकल कंपनी है। XYZ क्या है? MNC है। तो अब XYZ को आना था इस देश में, अपना मतलब एक तरीके से उसको अपनी सस्ते दामों पर प्रोडक्शन करनी थी, उसको बहुत ही चीप रेट्स पे प्रोडक्शन करवानी थी। तो कंट्री बी में काफी सस्ते दाम पे प्रोडक्शन होती है। तो XYZ ने क्या किया, ना ही तो ABC को खरीदा, ना ही ABC के साथ हाथ मिलाया, और ना ही इसने अलग से अपनी फैक्ट्री सेटअप की। इसने क्या किया, सीधा ABC को ऑर्डर दे दिया कि आप मेरे को 10,000 पेयर्स ऑफ जूते जो हैं वो बना के दो। ABC क्या करेगी, 10,000 जूते बनाएगी। अब जब ABC जो है उसके लिए काफी सस्ता है जूते बनाना, तो वो जब सस्ते दामों पर बनाएगी तो सस्ते दामों पर ही XYZ को बेचेगी। खुद जब XYZ प्रोडक्शन कर रहा था अपने कंट्री A में, तो उसको एक जूता बनाने के लिए लेट्स से 500 रुपए लग रहे थे। अब ABC जो है उसको अपने देश में प्रोडक्शन करने के लिए सिर्फ 300 रुपए लगते हैं। ठीक है, 300 रुपए लगते हैं। अब यहाँ पे ABC ने क्या किया, 300 रुपए पे 10,000 रुपए 10,000 पेयर्स ऑफ शूज की प्रोडक्शन की, और एक शू को बनाने में, एक पेयर ऑफ शू को बनाने में 300 रुपए की लागत आई। तो ABC ने क्या किया, 400 रुपए के रेट पे जो जूते हैं, एक पेयर ऑफ शूज 400 रुपए के रेट पे XYZ को बेच दिया। अब XYZ को कैसे फायदा हुआ, जब XYZ खुद बना रहा था तो उसको 500 रुपए लग रहे थे एक पेयर ऑफ जूते को बनाने में। अब सेम वन पेयर ऑफ शू उसको 400 रुपए में मिल रहा है, तो 100 रुपए कॉस्ट कम हो गई XYZ के लिए। तो इस तरीके से ये लोग ऑर्डर भी देते हैं। MNCs क्या करती हैं, वो डायरेक्टली ऑर्डर दे देती हैं छोटी कंपनीज को, स्मॉल कंपनीज को, जो कि किसी दूसरे देश में ऑपरेट कर रही हैं, ताकि उनको सस्ते दाम पर प्रोडक्शन जो है वो बना बनाया मिल जाए। Garments, footwear, sports items are examples of industries where production is carried out by large number of small producers around the world. तो कुछ examples अगर देखें तो garments मतलब जो कपड़े वगैरह होते हैं, footwear, sports items, तो ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें की बहुत बड़े लेवल पे क्या होता है, प्रोडक्शन छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स करते हैं। मतलब दुनिया भर के छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स अपने अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं, गारमेंट्स, फुटवेयर, ये सारी चीजें बना रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, ये सारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जो हैं अपने प्रोडक्ट्स बना के, फुटवेयर, गारमेंट्स, ये सारी चीजें बना के वो MNCs को सप्लाई कर देते हैं। MNCs क्या करती हैं, उन पे अपने ब्रांड का ठप्पा लगा देती हैं और उसके बाद फिर वो कस्टमर्स को बेचती हैं। तो मान लो यहाँ पे XYZ ने क्या किया, ABC को ऑर्डर दिया कि आप 10,000 पेयर्स ऑफ शूज मुझे दे दो, ठीक है, बना के दे दो। तो सस्ते दामों पर XYZ को जूते मिल गए, एक पेयर ऑफ शूज मिल गए। अब जो ABC है ना, उसने जो जूते बेचे XYZ को, वो बिना ब्रांडिंग के बेचे, मतलब सिंपल बस जूते जो हैं वो बना के बेच दिए। इस पे कोई ब्रांडिंग नहीं की, कंपनी ABC ने इस पे अपना नाम नहीं लिखा, ठीक है, तो बल्कि उसने एज इट इज मतलब एकदम प्लेन शूज XYZ को बेच दिए। अब जब XYZ इन जूतों को रिसीव करेगी तो वो यहाँ पे अपना ठप्पा लगा देगी। इन जूतों पे वो क्या लिखेगी, XYZ का ठप्पा लगा देगी, ब्रांडिंग कर देगी, इस पे अपना नाम कर देगी, अपने ब्रांड का नाम छाप देगी, और फिर अपने नाम से इसको कस्टमर्स को बेचेगी। तो कस्टमर्स को क्या लगेगा कि ये जूता तो XYZ का है, और बल्कि XYZ एक्चुअली क्या कर रही है, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स से जूते खरीद रही है और उस पर बस अपने ब्रांड का ठप्पा लगा दे रही है। तो ये MNCs इस तरीके से काम करती हैं। ये जो बड़ी बड़ी MNCs होती हैं, इनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है कि वो प्राइस को डिटरमाइन कर सकें कि किस प्राइस पे वो सामान को बेचेंगी, एंड इवन किस प्राइस पे वो सामान खरीदना चाहती हैं। जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनसे वो किस दाम पे प्राइस खरीदेगी, ये भी वो डिटरमाइन करती है। जैसे अगर कंट्री ABC बोले कि मैं आपको 400 रुपए पे जूते बेचूंगी, 400 रुपए पर पीस के हिसाब से जूते बेचूंगी, तो ये जो XYZ कंपनी है वो इतनी पावरफुल है जो कि ABC को बोल सकती है कि नहीं, 400 रुपए पे नहीं, मैं तो 350 पे खरीदूंगी, और ABC को फिर 350 पे बेचना पड़ेगा। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होती हैं, ये प्राइस को डिटरमाइन करती हैं, और इतनी पावर होती है कि जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको एक तरीके से बहुत ज्यादा दबके रहना पड़ता है। तो ये खुद प्राइस डिटरमाइन करती हैं कि कितने दाम पे खरीदेंगे एंड कितने दाम पे बेचेंगी।
अब वो खरीद रही हैं 350 रुपए पे और बेच रही है 1000 रुपए पे। सोचो, मतलब जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उसको कितने रुपए पे बेचा जा रहा है प्रोडक्ट, जूता 1000 रुपए पे। तो इस तरीके से जो एमएनसीज हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं और अपनी मन मर्जी करती हैं, क्वालिटी को कंट्रोल करती हैं। वो कंपनी एबीसी को बोल सकती हैं कि तुम इस पर्टिकुलर क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के दोगे, डिलीवरी, लेबर कंडीशंस, तो इन सारी चीजों को वो कंट्रोल कर सकती है। दूसरे देश में जो प्रोडक्शन हो रही है, दूसरे देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके प्राइस, उनकी क्वालिटी, उनकी डिलीवरी, उनके लेबर कंडीशंस, इन सब चीजों को कंट्रोल करने की क्षमता ये बड़ी बड़ी एमएनसीज रखती हैं। मतलब हमारा जो एग्जांपल है XYZ कंपनी का, ये जो XYZ कंपनी है वो दूसरे देश में बैठी हुई एबीसी कंपनी को कंट्रोल कर सकती है, इतनी पावर है इसके पास। मतलब भले ही वो उसको खरीद नहीं रही है, भले ही वो उसको जस्ट ऑर्डर दे रही है, बट स्टिल ये उसके साथ एग्रीमेंट करेगी कि आप इस पर्टिकुलर दाम पे मुझको प्रोडक्ट बेचोगे, आप इस पर्टिकुलर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओगे, आपके जो लेबर्स हैं उनकी ये कंडीशन होनी चाहिए। इस तरीके से वो एग्रीमेंट्स कर सकती है। Thus, we see that there are variety of ways in which MNCs are spreading their productions and interacting with local producers in various countries across the globe। तो हमने यहाँ पे काफी सारे एग्जाम्पल्स देखे जिसमें हमने समझा कि ये जो एमएनसीज हैं किस तरीके से वो अपनी प्रोडक्शन को फैलाती हैं एंड वो अलग अलग कंट्रीज के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ कैसे इंटरैक्ट करती हैं, जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ वो कैसे इंटरैक्ट करती हैं। कहीं पे वो उनके साथ हाथ मिला रही हैं, मतलब एक साथ मिलके उनके साथ प्रोडक्शन कर रही हैं, कहीं पे वो लोकल प्रोड्यूसर्स को पूरा खरीद ले रही हैं, जैसे हमने जो पारक फूड्स है उसका एग्जाम्पल देखा। कहीं कहीं पे क्या हो रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि हम आपको खरीदेंगे नहीं बल्कि आपके प्रोडक्ट को हम ऑर्डर पे लेंगे, जैसा हमने अपने एग्जाम्पल में देखा। By setting up partnerships with the local companies, by using the local companies for supplies, by closely competing with local companies or buying them up, MNCs are exerting a strong influence on production at these distant locations। तो MNCs जो भी कर रही हैं, जब वो लोकल कंपनीज को खरीदती हैं, जब वो लोकल कंपनीज के साथ हाथ मिलाती हैं, जब वो लोकल कंपनीज को सप्लाई के लिए यूज करती हैं, जब वो लोकल कंपनीज को ऑर्डर देती हैं, इन सारे केसेस में ये जो एमएनसीज है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट प्ले करती हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ये प्रोडक्शन को, जो दूसरे देश में हो रही प्रोडक्शन है उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा कि एबीसी है वो दूसरे देश में बैठी है एंड XYZ इसका खुद का ऑफिस दूसरे देश में, बट ये XYZ जो है वो एबीसी को इन्फ्लुएंस कर रही है, इस पे अपना दबदबा दिखा रही है। ठीक है, तो दूसरे देश में बैठी हुई जो प्रोडक्शन है, जो कंपनीज हैं, उनको बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे ये एमएनसीज इन्फ्लुएंस करती हैं। As a result, production in these widely dispersed locations is getting interlinked। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो अलग अलग लोकेशंस पे प्रोडक्शन हो रही है ये काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है। और ये इंटरलिंक क्यों हो रही है, एमएनसीज की वजह से। मतलब देखो, ऐसा मान लो कि यहाँ पे ये एमएनसी है, ठीक है, इसने एक कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी, कंट्री डी, ठीक है, नीचे ये मान लो कंट्री डी है। इन सारी कंट्रीज में एमएनसी के कुछ ना कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, चाहे उसने किसी लोकल यूनिट को खरीद लिया हो, चाहे उसने किसी लोकल प्रोडक्शन यूनिट के साथ हाथ मिला लिया हो, या उसने किसी लोकल कंपनी को ऑर्डर दिया हो, किसी भी तरीके से उसने क्या किया है, इन यहाँ पे अपने अपने प्रोडक्शन यूनिट्स उसकी हैं। अब ये सारी प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं, इस एमएनसी से जुड़ी हुई हैं, इन सबके तार इस एमएनसी से जाके जुड़ रहे हैं। तो ये सारी आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेडनेस यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। भले ही ये कंट्री अपने तरीके से प्रोडक्शन कर रही है, ये कंट्री अपने लेवल पे प्रोडक्शन कर रही है, बट ये सारी कंट्रीज जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन लिंक है, जो कि है ये एमएनसी। ठीक है, ये जो एक कंपनी के लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उस कंपनी से ये लोग जुड़े हुए हैं, और इसकी वजह से इन सब में आपस में एक रिलेशन जो है वो बना हुआ है। ये जो कंट्रीज हैं हो सकता है इनमें आपस में कुछ ना कुछ और लिंकेज हो जाए, कि मान लो ये लोग सेम कंपनी के लिए तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हो सकता है ये लोग आपस में जो रॉ मटेरियल वगैरह है वो शेयर करने लग जाएं, ये ए कंपनी बी से कोई रॉ मटेरियल खरीद ले ताकि वो प्रोडक्ट बना पाए। तो इनमें आपस में भी इस तरीके से कनेक्शंस होते हैं, ये इंटरलिंक्ड होती हैं। सो इस सेक्शन में हमने देखा कि जो प्रोडक्शन है वो अलग अलग कंट्रीज में किस तरीके से लिंक हो जाता है एमएनसीज की वजह से, और हमने इसमें देखा क्या बेसिकली कि एमएनसीज किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में जाके प्रोडक्शन करती हैं,
अलग अलग तरीके से वो वहाँ पे प्रोडक्शन कर सकती हैं। वो वहाँ पे प्रॉपर एकदम स्क्रैच से सब कुछ अपने दम पे कर सकती हैं। ठीक है, वो फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप कर रही हैं, ज़मीनें खरीद रही हैं, एकदम नए तरीके से मशीनरी वगैरह खरीद रही हैं, तो वो कर सकती हैं। दूसरा, वो किसी के साथ हाथ मिला सकती हैं, किसी लोकल कंपनी के साथ हाथ मिला सकती हैं। तीसरा, वो किसी कंपनी को खरीद सकती हैं। चौथा, वो किसी कंपनी को ऑर्डर दे सकती हैं, किसी लोकल कंपनी को ऑर्डर दे सकती हैं वो, कि आपसे मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए। इन सभी तरीके के हमने एग्जाम्पल लेके देखे कि कैसे वो किसी के साथ हाथ मिलाएगी, कैसे वो किसी को खरीदेगी, कैसे वो कंपनी को ऑर्डर देगी। इन सभी चीज़ों को हमने एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की। सो आई होप कि आपको ये पूरा जो सेक्शन है वो क्लियर हो।